कैसे हैं आप लोग? शायद कल कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से कुछ पोर्शन प्रोलैक्टिन का बाकी रह गया था। जहां तक मुझे पता है ये वाला पोर्शन मैं करवा चुका था, इसके लिए आपका बच गया था शायद। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन कल की पुरानी क्लास। जो हाइपोप्रोलैक्टिनेमिया है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। दैट मींस अगर ये हो भी जाता है किसी पेशेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस केवल वुमेन में फर्क पड़ता है कि उसके बच्चे को वो दूध कहां से पिलाएगी। तो आजकल ब्रेस्ट मिल्क बैंक स्टार्ट हो चुके हैं जो कि पूरी तरीके से बच्चे को वही दूध, यानी कि जो माँ अपना एक्सट्रैक्ट दूध किसी बैंक में जमा करवाती है तो उसे किसी और को पिलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ हार्मोनल थेरेपी लाइक दैट इज प्रोलैक्टिन एक तो सिंथेटिक फॉर्म में दे सकते हैं, एक मेटाक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, और एक सल्फ्यूराइड करके एक ड्रग आती है जो कि क्या करती है, प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाती है, ठीक है। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। और जनरली बात करें तो एचआरटी थेरेपी दी जाती है। बस इतना सा याद रखना है इसमें, बाकी और कुछ भी इसका मेन नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है। अब बात करते हैं आज की। तो आप लोग आई होप सभी अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। सबसे बड़ी बात है क्योंकि एग्जाम्स सर के ऊपर मंडरा रही है, बहुत सारी एग्जाम्स सर के ऊपर मंडरा रही है। सबसे पहली राजस्थान सीएचओ आ चुकी है लगभग 4000 के आसपास। यही एमपी सीएचओ जो कि सैंक्शन हो चुकी है, कितनी, लगभग 3891, दैट इज 4000 के आसपास। और अभी बिहार वाले ने भी अपनी स्टेट हेल्थ जो संस्था है उसके अंतर्गत बिहार वाले ने भी अपने क्या दी है, जो कि आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी दी है। सही, उसके साथ ही यूपीएससी के लिए भी अभी फॉर्म फिलअप किए गए हैं। तो यूपीएससी का भी एग्जाम है। यूपीएससी इन द सेंस नॉट फॉर स्टाफ नर्स, ठीक है, समझ रहे हैं। इट इज फॉर एन आईएएस ऑफिसर, अदरवाइज अदर आप लोगों के लिए नहीं है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो वो लोग भी, ठीक है, तो उनका भी संज्ञान में आ चुका है। तो अभी एक तरीके से यूं मान के चलिए कि पढ़ाई का महीना चलेगा। थोड़े ही दिनों में ईएसआईसी की भी आ जाएगी, थोड़े ही दिनों में रेलवे की भी आ जाएगी। तो वैकेंसीज का तो भरमार है। जस्ट आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होके अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है। अगर आप लगातार पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी, ठीक है। और नर्सिंग में बहुत सारी जॉब्स हैं, आप एंजॉय करें, फुल फाट जॉब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका बस कंसंट्रेशन एक जगह होना चाहिए कि हाँ मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। ज्यादा पढ़ लिए तो गड़बड़ा जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके एक दिन गागर का सागर भरना है, ठीक है। सो ये तो हो गई बात पुरानी। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और, जैसे कि मतलब बहुत सारे कोचिंग्स वाले मैंने ऐसे देखे हैं जो कोचिंग्स में सिलेबस तो वही पढ़ाएंगे बट उसका एक जनरल व्यू में चेंज कर देंगे। क्या जनरल व्यू में चेंज कर देंगे आप लोग समझना। जैसे एक कोचिंग वाले ने बीपीसीसीएन करके जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्जाम होता है आफ्टर द 6 मंथ ट्रेनिंग के, उसके नाम से उसने सिलेबस स्टार्ट कर दिया। अब ये कोचिंग देखो, हर कोचिंग करती है, सब अच्छी बात है, अपने एक इसको बोलते हैं मार्केटिंग। सो वो लोग भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गलत है एक तरीके से। जो बच्चा सीएचओ के एग्जाम पास करके आया, क्या वो इतना सा भी नहीं जानता? आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या वो इतना सा भी नहीं जानता कि भाई कि मैं अपना जो सीएचओ पास करके आएगा हूँ ये भी पास कर लूं। और सिर्फ उसमें तो 25 पास, यानी कि परसेंटेज पे ही आप पास हो रहे हैं। लगभग 33 नंबर जो आप पहले 12th तक थे और जो आपके नंबर चाहिए होते थे उतने ही नंबर चाहिए। क्या तो इतना सा भी नहीं कर सकता वो बंदा कि भाई कि अपन 25 नंबर लिया या 33 मार्क्स लिया? बिल्कुल कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग अपने ऊपर चाहिए कि अपन पैसे बिगाड़ें या लगाएं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोलैक्टिन खत्म हो चुका है। अब देखो मैंने आपको जो एंटीरियर पिट्यूटरी थी उसके 6 हार्मोन बताए थे।
कितने 6, जिसमें से दूसरा ये है। और तीसरा आएगा TSH, जो कि अपन थायराइड के वहां पर जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगा 3, तो ये हो गए। एक आएगा प्रोलेक्टिन, हो चुका है। सो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया। ये एंटीरियर पिट्यूटरी थी, इसका एक एंटीरियर पिट्यूटरी में 6 हार्मोन है, 2 3 4 5 और 6 है ना। तो सबसे पहला अपनों ने पढ़ा ग्रोथ हार्मोन, दूसरा पढ़ा प्रोलेक्टिन, तीसरा अपनों ने पढ़ा TSH, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कहां पर पढ़ेंगे, थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। जहां पर थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। FSH, LH लगभग इनको मैं पढ़ा चुका हूं, और एक MSH। यह तो FSH कहां पर काम आता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है, बता चुका हूं, केवल जनरल थिंग बता रहा हूं, ठीक है। और हेल्पफुल है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन के लिए विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन, मतलब टेस्टोस्टेरोन के साथ में मिलकर, ठीक है। ये 2 काम FSH के। LH आपको पता है इसे क्या करवाता है, ओवुलेशन, जो कि रप्चर करवाता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स बड़ा है इसको रप्चर करवाने का काम ये करवाएगा और ओवुलेशन होगा, ठीक है। और ये हेल्पफुल है लीडिंग सेल के लिए, ठीक है। लीडिंग सेल के साथ मिलकर के ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को बनाता है। जो ये टेस्टोस्टेरोन हेल्पफुल है ये यहां पर बनाता है, ठीक है। MSH के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं, कैसे बनता है, साथ में इसके 3 डिसऑर्डर, विटिलिगो, ठीक है। उसके बाद एल्बिनिज्म और प्रियबिलिज्म तीनों पढ़ा चुका हूं, क्या क्या होते हैं कंप्लीट उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अपन दे चुके हैं। तो ये कंप्लीटली ये हो चुका है, इसके डिसऑर्डर हो चुके हैं, ये हो चुका है, इसके डिसऑर्डर हो चुके हैं। इसे अपन थायराइड के साथ पढ़ेंगे, ये मैं आपको, बाकी इनके बारे में फुल डिस्कशन अपन OBG में करेंगे, ठीक है। MSH हो चुका, दैट मींस एंटीरियर पिट्यूटरी आपका कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट आपके बाद, इसके बाद में आपको पता है क्या आएगा, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। व्हिच वन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको पता है केवल 2 ही हार्मोन है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसमें केवल 2 ही हार्मोन है। कौन कौन से, ADH, that is also called vasopressin, ठीक है, also known as also, ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया। उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ये नॉर्मल हार्मोन जो कि OBG में सबसे ज्यादा काम उसी का पड़ेगा। ADH एंटी डाययूरेटिक, दैट इज वेसोप्रेसिन, और इसका एक नाम और आएगा, ठीक है। अभी अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके फंक्शंस क्या होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, ADH के फंक्शंस क्या होते हैं, और ADH के फंक्शंस के बाद इसके डिसऑर्डर पे आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादा कुछ है नहीं इसके बारे में, सिंपल है, तो आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले पिट्यूटरी के सारे हार्मोन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके ये बात दिमाग में होनी चाहिए कि पिट्यूटरी के हार्मोन हो चुके हैं, तो नेक्स्ट फॉर्म किसका आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसका, ADH का। तो अपन ADH के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ADH के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अब ADH के बारे में अगर आप डिस्कशन करने जाएंगे तो ADH हार्मोन जो है ADH, दैट इज एंटी डाययूरेटिक। क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या नाम है, एंटी डाययूरेटिक,
दैट इज एंटी डाययूरेटिक। हाँ सब एक मिनट। सो एंटी डाययूरेटिक दैट इज कंप्लीटली, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। एंटी अगेंस्ट डाययूरेटिक का मतलब होता है यूरिन को पास करना, यूरिन को पास करना, पास आउट, दैट इज यूरिन पास आउट, है ना। और एंटी का मतलब अगेंस्ट, अगेंस्ट यूरिन पास आउट हार्मोन। इसको इस तरीके से याद रखें तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगेंस्ट यूरिन पास आउट हार्मोन, दैट इज कि यूरिन को पास नहीं होने देता, सिंपल, यूरिन को पास नहीं होने देता। अब जब यूरिन बाहर नहीं निकलेगा तो आप लोग बताओ शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? ऑब्वियस बात है, बढ़ेगी, सिंपल बात है। जितना इजी तरीके से समझ रहे हो उतना ही याद रखना है, ज्यादा सर्च नहीं मारना है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसने खोजा था, ये वो, इतना दिमाग नहीं लगाना है। बस इतना पढ़ो क्या है, क्या करता है, ठीक है, क्या फंक्शन है, बस ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना, ठीक है। अब इसके दूसरे नाम भी है, एक नाम है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन बोलो, ठीक है। अब देखो वेसोप्रेसिन, वेसो का मतलब वेसल्स, वेसल्स इन द सेंस ब्लड वेसल्स, ठीक है, और प्रेसिन का मतलब दबाव। इसका मतलब ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, दबाएगा। अब दबाने का मतलब समझो, पानी शरीर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या शरीर की जितनी भी ब्लड वेसल्स है उनके अंदर की तरफ से बाहर की तरफ दबाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, दैट इज वेसोप्रेसिन, ठीक है। इसका मतलब समझते जाना कि जैसे दबाव पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि वो फैलेगी, समझ रहे? इसका मतलब वो नहीं है कि ये फैलेगी, ये क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट, कंस्ट्रिक्ट, क्या होगी, कंस्ट्रिक्ट। कंस्ट्रिक्ट का मतलब ये कि वो सिकुड़ेगी, दैट इज वेसोप्रेसिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन आपको यूं समझाऊं कि ये ब्लड वेसल्स के ऊपर कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, इसलिए इसकी वजह से बीपी भी बढ़ती है। देखो, एक बीपी का कारण तो ये हो गया बढ़ाने का, दूसरा बीपी का ये कारण हो गया बढ़ाने का। तो देखो, एक फंक्शन तो ये है कि ये यूरिन को पास आउट नहीं होने देता, पहला फंक्शन याद रखो, है ना। जनरल बात बता रहा हूं, अभी रुकना। उसके बाद सेकंड फंक्शन आप क्या याद रखोगे, वेसोप्रेसिन का काम करता है। क्या काम करता है, वेसोप्रेसिन का। एक हो गया, दो हो गया, एक नाम और है इसका जिसको बोलते हैं पिट्रेसिन। क्या बोलते हैं, पिट्रेसिन। क्या नाम है, पिट्रेसिन, दैट इज पिट्रेसिन, है ना। पिट्रेसिन हार्मोन दैट इज कॉल्ड आल्सो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये तीन इसके नाम हैं। पहला एडीएच दैट इज एंटी डाययूरेटिक, वेसोप्रेसिन दैट इज ब्लड वेसल्स के ऊपर दबाव बढ़ाता है, दैट इज कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और लास्ट वाला पिट्रेसिन, ठीक है। ये ड्रग कहीं ना कहीं जिसको हाइपोटेंशन की बीमारी होती है उसमें दी जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाएगा तो ब्लड वेसल्स में पानी बढ़ेगा तो बीपी की थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होगी। साथ ही साथ उसके बाद एक कंडीशन ये वेसोप्रेसिन दैट इज ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करती है तो ब्लड बीपी की बढ़ती है। अब देखो, एक छोटे से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कभी भी आपने देखा होगा किसी को चक्कर आते हैं, किसी को बेहोश हो जाता है कोई, तो आपने देखा होगा ओआरएस का घोल देते हैं। ओआरएस में क्या होता है, सोडियम होता है, सोडियम होता है नहीं, सोडियम का मतलब क्या, नमक होता है। और नमक की विशेषता भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो नमक की विशेषता ये है कि ये क्या करता है कि हमेशा आपको पानी को साथ में लेके रखता है। नमक की विशेषता ये है कि पानी को साथ में लेके रखता है। और नमक को अपन अपनी केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलते हैं, सोडियम, दैट इज सोडियम। और ये पानी को हमेशा क्या रखता है, अपने साथ में। इसका मतलब ये पानी के साथ में रहता है तो ये पानी भी इसके साथ में रहेगा, पानी भी इसके साथ में रहेगा। और जब ये और पानी दोनों साथ में रहेगा तब क्या होगा, एक तो ये एडिटी अपनों ने जो कि पानी को बढ़ाया तो पानी के साथ में सोडियम का लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा। लेकिन जो अभी जो अंदर अवेलेबल है और जो थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, क्या वो अकॉर्डिंग टू इस पानी के बराबर होगा? नहीं होगा ना, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। वो एक कंडीशन अलग है जब अपन
सोडियम की चीजें पढ़ेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो ये इसके साथ बढ़ेगा, सोडियम के बारे में आपने सुना ही है, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, क्या होगा उसके पीछे, तो ये सारा समझ आपको यहीं से पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए अगेंस्ट यूरिन पास आउट हो गया, वेसल ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। तो जिसकी बीपी कम पड़ी हुई है, अगर उसको आप एडीएच दे दोगे तो उसकी तो ब्लड वेसल्स कम पड़ रही है, उसके साथ ब्लड का मात्रा बढ़ रहा है, तो क्या उसकी बीपी नॉर्मल होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बेशक होगी। इसका मतलब ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है, साथ साथ में ब्लड वेसल्स में अमाउंट ऑफ ब्लड भी बढ़ाता है, तो बीपी को मेंटेन कर सकता है एक तरीके से, ठीक है। ये हो गया इसके जो बेसिक नाम थे वो। अब इनके बारे में अपन जान लें, इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। फंक्शंस की किसकी बात करते हैं? फंक्शंस की, फंक्शंस, ठीक है। सो पहला तो ये, पहला क्या, ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। पहला तो ये कि ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, साथ ही साथ दूसरा फंक्शन ये कि ये जो आपके जो नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन है नेफ्रॉन जो कि आपने देखा ही होगा, ठीक है। ठीक है, ये नेफ्रॉन, इसका ग्लोमेरुलस, ठीक है, पीसीटी, बीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, ये इसके कुछ बेसिक्स नाम हैं जो कि एक नेफ्रॉन के होते हैं। तो अब देखना, इसकी एक छोटी सी, ये जो होता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल, यानी कि इस नेफ्रॉन का प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबिल यहां पर और कलेक्टिंग डक्ट यहां पर। तो ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन कहां जाएगा? इस कलेक्टिंग डक्ट के, एक तो कलेक्टिंग डक्ट के पास में और एक जाएगा किसके पास में? पीसीटी के पास में, दैट इज पीसीटी और दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। इन दोनों के पास में जाएगा और क्या करेगा? यहां से इस पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? पानी को एब्जॉर्ब करेगा और शरीर में मात्रा बढ़ा देगा वाटर की। क्या कर देगा? यानी कि ये वाटर को क्या करता है? रीअब्जॉर्ब करता है। कहां से? पीसीटी और सीटी से, कलेक्टिंग डक्ट से। दैट मींस एडीएच कहां काम करता है? तो आपका जवाब क्या होगा? पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट पे। दैट मींस लूप ऑफ हेनले और बीसीटी इज द एक्सेप्शन फॉर द एडीएच वर्किंग प्लेस, ठीक है। यानी कि एडीएच इन दो जगह काम नहीं करता। देखो जैसे ये नेफ्रॉन, कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसके दो फॉर्म तो बनते हैं। एक तो वो कि वो कहां पे काम कर रहा है, दूसरा वो कि वो कहां काम नहीं करता है। दोनों समझ गए? पहला और दूसरा दोनों समझ गए? सो पहला ये कि ये पीसीटी और सीटी पे काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कहां पर नहीं करता, दैट इज लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। समझ गए? सो फंक्शंस होता है, फंक्शंस होता है लेकिन नगण्य मात्र, दैट इज ना के बराबर, है ना। तो पहला फंक्शन तो ये हो गया ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट। दूसरा वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन कहां से करवा रहा है? कहां से? दैट इज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, है ना। हाँ, दैट इज कहां से? एक तो पीसीटी और एक सीटी, कलेक्टिंग डक्ट। दो फंक्शंस तो ये हो गए। तीसरा फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा फंक्शन ये होता है इसका कि एक नाम सुना होगा आपने, वॉन विली ब्रांड फैक्टर, जो कि आपके जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उन क्लॉटिंग फैक्टर्स में एक वॉन विली ब्रांड करके क्लॉटिंग फैक्टर्स होता है, ठीक है। उसी के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है एडीएच।
अगर मान लो किसी पेशेंट में एडीएच की कमी हुई, 1 मिलीब्रेड कम हुआ तो हेमोफीलिया ए हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन द, इसे याद रखना अच्छे से, 1 मिली, ठीक है। तो 1 मिली फैक्टर याद रख लेना, हेल्पफुल इन द 1 मिली फैक्टर। अब देखो ये बात हो गई, ये क्या काम करता है, ये काम करता है, ये काम, एक काम और इसका है बिहेवियरल मैनेजमेंट में। किसमें? बिहेवियरल मैनेजमेंट में। तो चौथा फंक्शन ये होता है कि ये बिहेवियर को भी मेंटेन करता है। देखो बिहेवियर को मेंटेन करने का इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी देता है। तो जो पीयर ग्रुप के साथ में जो बिहेव है अपना, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किससे कंट्रोल होता है, आपका एडीएच से भी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो एडीएच का ब्रेन के ऊपर भी फंक्शन है, लेकिन शून्य मात्रा में। हेल्पफुल इन द 1 मिली ब्रेन जो फैक्टर है उसको डेवलप में, उसको सिंथेसिस करवाने में, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। ये मेन इसके क्या हो गए, फंक्शंस हो गए। मेन फंक्शंस क्या है कि ये किसको एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब कराता है, दैट इज द वाटर। अब बताओ मैंने यहां एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पानी अपन पी रहे हैं तो डायरेक्ट खून में तो नहीं दे रहे हैं ना, अपन कहां ले रहे हैं, पहले जीआईटी सिस्टम में, और जीआईटी से एब्जॉर्ब होता है, फिर ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर ब्लड वेसल्स के बाद किडनी पे पहुंचता है, और किडनी से जब ये निकलने लगता है तो एक बार तो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब दूसरी बार जब भी एब्जॉर्ब करेगा तो उसे रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। समझ गए? सिंपल बात है लेकिन फिर भी समझानी पड़ती है क्योंकि कुछ चीजें होते हैं। उसके बाद अपन चलते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि ये एडीएच को रिलीज होना पड़ा, एडीएच को रिलीज होना पड़ा। तो देख लेते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई सिक्रीशन या सिंथेसिस ऑफ द एडीएच हार्मोन, क्या कारण रहा। तो कारण जान लेते हैं। तो पहला कारण ये, इसमें सिंपल है, एक ही कारण है, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फिर भी जो इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, जो एडीएच सिंथेसिस, दैट मींस कब ऐसी कंडीशन बनती है कि एडीएच बढ़ता है, ठीक है। तो एक सिंपल अपन बात करते हैं कि रीजन फॉर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, सिक्रीशन के लिए बात करते हैं अपन ऑफ एडीएच, मतलब एडीएच का सिक्रीशन कब होता है, ठीक है। जैसे आपकी ये ब्लड वेसल्स, आपकी ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल्स में ये है आपका ब्लड, क्या है, ब्लड रेड कलर का होता है, किसी का काला नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने पास पेन अवेलेबल नहीं है तो ब्लैक से ही काम चलाना पड़ेगा, समझ रहे हैं, ठीक है। समझना अच्छी बात है, समझ लिया करो, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे ज्यादा उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो ये अब बात आती है कि एडीएच में ऐसा क्या कि ये रिलीज होगा, मतलब एडीएच ऐसा क्या है इस ब्लड वेसल से, इसका कनेक्शन। तो देखो कनेक्शन मैं बताने जा रहा हूं, समझना क्या कनेक्शन है। जब भी इस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, जब भी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, दैट मींस ऑस्मोलैरिटी इन द सेंस कि ब्लड जब भी गाढ़ा होगा, जब भी ब्लड क्या होगा, गाढ़ा होगा। ऑस्मोलैरिटी एक ऐसा वर्ड है जो किस सांद्रता डिसाइड करता है, दैट मींस इसमें क्या क्या कंटेंट कितना मात्रा में अवेलेबल है, ठीक है। ज्यादा मात्रा में होगा तो ब्लड ज्यादा गाढ़ा होगा, तो यही ऑस्मोलैरिटी अगर जब ब्लड की बढ़ जाएगी, ब्लड की जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तब उस कंडीशन में इसके जो रिसेप्टर हैं एडीएच के, जो यहाँ पर जो छोटे मोटे रिसेप्टर्स हैं, ये रिसेप्टर जाएंगे ऐसे, रिसेप्टर से सूचना जाएगी किसको, ब्रेन को, और ब्रेन किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि भाई जरूरत पड़ रही है किसकी, एडीएच की। ये जैसे ही रोकेगा, यहां से
जो नेफ्रॉन से पानी आएगा वो इसमें बढ़ेगा। इसमें से कुछ कण क्या हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे, कुछ कण जो है वो कम पड़ जाएंगे। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि ब्लड जो है पतला हो गया। अब पतला हो गया तो इसका मतलब उसकी ऑस्मोलिटी यानी कि गाढ़ापन भी कम हो गया, गाढ़ापन भी कम हो गया। इसका मतलब कि जब भी ब्लड में ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, एडीएच का सिक्रीशन नॉर्मल बात है, समझ गए। और जब भी ब्लड पतला होगा, जितना पतला होगा एडीएच का सिक्रीशन उतना कम होगा। सिंपल, ये एक तरीका है जो समझने के लिए। एक कारण और है, जब भी शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है, जब भी शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो सोडियम के साथ तो क्या होता है, पानी का अटैचमेंट होता है। इसलिए वो सोडियम बढ़ता है, भले एडीएच बढ़ो या ना बढ़ो, लेकिन जब भी सोडियम बढ़ता है तो वो पानी को रोक ही लेता है, क्योंकि उसका ज्यादा अटैचमेंट किसके ऊपर है, पानी के ऊपर, किसी और के साथ नहीं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलता है कि कभी कभी किसी पेशेंट में अगर हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है तो वहां से भी एक फीडबैक जाता है ब्रेन को, और वो क्या करता है, एडीएच रिलीज करवाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, पानी भी रुकता है और एडीएच सोडियम भी रुकता है। उसके साथ में और भी पंप है, ऐसा नहीं बोल रहा कि एडीएच ही रिलीज होगा। जो मेन हार्मोन जो सोडियम के ऊपर काम करता है, मेन हार्मोन जो सोडियम के ऊपर काम करता है वो ज्यादा रिलीज होता है, लेकिन उसके साथ साथ में कौन रिलीज होता है, एडीएच भी रिलीज होता है, ठीक है। अब सोडियम के ऊपर कौन सा हार्मोन काम करता है, आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहां दिखा देंगे तो फिर आगे क्या आपके थोड़ी क्यूरियोसिटी तो पैदा होनी चाहिए, ऐसा क्या है कि सोडियम को भी कोई कंट्रोल करता है, होता है, सोडियम को भी कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है। तो एडीएच एक ऐसा हार्मोन है जो वाटर पे कंट्रोल रखता है, लेकिन वाटर की दोस्ती किससे है, सोडियम से। तो वही बोलता है अरे चल तू जा रहा, मैं भी थोड़ा बहुत आ ही जाता हूं, ठीक है, दोस्ती वाली बात है, ठीक है। सो ये कारण रहा है किसके पीछे, सिक्रेशन ऑफ एडीएच है। अब देखो, ये तो हो गई एक वो बात कि एडीएच के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, फंक्शंस हो गए। अब देखो फंक्शंस इसके मैंने 4 लिखे हैं, चारों फंक्शंस आपको समझ में भी आ गए होंगे और सिंपल भी। मेन काम क्या है एडीएच का, पानी को रोक के रखना और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। इन दोनों से मिला के बीपी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। बीपी को कंट्रोल करेगा इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रहा, आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सब बोल रहे थे कि बीपी कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा, तो आप ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे हार्मोन से अलग अलग सबकी अपनी जिम्मेदारी होती है। तो इसकी भी एक जिम्मेदारी ये है कि ये बीपी को मेंटेन करे जब किसी में हाइपोटेंशन हो, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है बात, ऐसे छोटी छोटी बातें भूलना नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी एडीएच में अपन बात कर लेते हैं डिसऑर्डर की। डिसऑर्डर, अब आप लोग अपनों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, सिंपल कर देते हैं इसको पहले। इंट्रोडक्शन पढ़ा, व्हाट इज द एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कहां से रिलीज होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। कौन सी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। क्या काम करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट और वाटर को रोकता है, कहां से, यूरिन में से निकलने से, ठीक है। तो दैट मींस पानी को बढ़ाना और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, दो चीज। कब रिलीज होगा, जब ब्लड की सांद्रता बढ़ेगी, और कब घटेगा, जब ब्लड की सांद्रता कम होगी। कहां पर काम करता है, तो पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स, और एक और कहां पर, तो कलेक्टिंग डक्ट पे। इसके साथ में कौन आएगा, सोडियम, लेकिन क्या बराबर मात्रा में आएगा, नहीं, बराबर मात्रा में नहीं आएगा। तो पानी बढ़ने के बाद भी सोडियम उस अमाउंट में नहीं बढ़ पाता जितना पानी बढ़ा है, उसकी वजह से उस समय क्या हो जाता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। समझ गए, बहुत सिंपल है कि रीअब्जॉर्प्शन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां होता है, जीआईटी, ठीक है। उसके बाद अब डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो दो डिसऑर्डर आपको पता है, या तो एडीएच कम पड़ जाए या फिर एडीएच
बढ़ जाए। दो ही हो सकते हैं, या तो एडीएच कम पड़ जाए या एडीएच बढ़ जाए। अब कम कब पड़ेगा? एक एक पढ़ते हैं, एक एक लेके चले तो अच्छा रहेगा, सिंपल भी रहेगा और जल्दी पढ़ लेंगे। तो जब कम पड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं? ज्यादा पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे? अपन दोनों चीजें सीखेंगे। पहले सीख लेते हैं क्या? जो कम पड़ता है उसे, ठीक है। तो जो कम पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? पहले इसको देख लेते हैं, आपके यहाँ पर दिमाग में रहेगा कि कम पड़ता है उसे क्या बोलते हैं। जब डिक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस, ठीक है। और जब बढ़ता है तो शियार्ट करके बोलते हैं, शियार्ट। दैट इज सिंड्रोम्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट, syndromes of inappropriate secretion of ADH, ठीक है। ये दो डिसऑर्डर है, ये वाला और ये वाला। कम पड़ता है, बढ़ता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कम पड़ता है तो क्या कारण रहे होंगे। तो देखो, जैसे अपनों ने अभी इससे पहले ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पढ़े। अब ग्रोथ हार्मोन के जो डिसऑर्डर पढ़े हैं उसमें अपनों ने एक सर्जरी करी जिसका नाम रखा था अपनों ने हाइपोफाइसेक्टोमी। क्या रखा था? हाइपोफाइसेक्टोमी। इसका मतलब अगर वो सर्जरी कर दी है तो क्या ये रिलीज होगा? नहीं। हाइपोफाइसेक्टोमी कर दी तो ये रिलीज ही नहीं होगा। जब ये रिलीज नहीं होगा तो क्या एडीएच बाहर से देना पड़ेगा? देना ही पड़ेगा। सो नेक्स्ट की बात करते हैं कि जो एडीएच है, इस एडीएच के लेवल को कम पड़ने के पीछे क्या कारण है। तो पहला तो अपन ने देख लिया कि हाइपोफाइसेक्टोमी जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि हाइपोफाइसेक्टोमी होने की वजह से भी ये होता है कि उसके लाइफ टाइम एडीएच उसको देना पड़ेगा। पहला कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि मान लो उसे जो एज बढ़ी है उसकी, उस एज की वजह से उसके जो ऑर्गन है, उसके ऑर्गन के ऊपर जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जैसे हर चीज के लिए रिसेप्टर होता है। आप गोली ले रहे हैं तो वो गोली काम कैसे कर रही है? जैसे ही आपने टेबलेट ली, यहाँ जीआईटी में जाएगी, वहां पर उसके कुछ रिसेप्टर होंगे जिसे वो एब्जॉर्ब करेंगे, गोली को एब्जॉर्ब करेंगे और इसे ब्लड वेसल में भेजेंगे। अब ब्लड वेसल्स में फिर वापस यही बात हो गई कि उस गोली को काम कहाँ करना है, यानी कि दैट मीन्स आपने जिस टाइप के लिए, जैसे डाइक्लोफेनेक ली, तो जो रिसेप्टर आपकी बॉडी में जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर ऑटोमेटिकली डाइक्लोफेनेक जो गोली जाएगी वो वहां जाके क्या करेगी, उस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी और इस रिसेप्टर को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। तो आपका दर्द होना बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कैसे काम करती है? वैसे ही जब एडीएच रिलीज होता है तो जो आपकी किडनी पे जो इसके नेफ्रॉन है, जहां ये काम करता है, कहां पर, पीसीटी और सीटी पे, तो वहां के इसके जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर डैमेज हो जाए तो क्या ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो एक कारण ये होगा। मान लो ये रिसेप्टर एक तो एज की वजह से डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, मतलब टूट सकते हैं। दूसरा कारण, मान लो लंबे समय से कोई ऐसी गोली ले रहा हो जिसकी वजह से ये जो नेफ्रॉन है ये डैमेज हो गए हो। तो ऐसी कोई गोली है? बिल्कुल है, लिथियम। नाम सुना ही होगा आपने, लिथियम, जो कि एक नेफ्रोजेनिक है, नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिक है। वैसे ही एक और ड्रग आती है डेमिक्लोसाइक्लिन करके, डेमिक्लोसाइक्लिन करके आती है, वो भी क्या करती है, आपके नेफ्रॉन को डिस्ट्रक्ट करती है। एक आती है जेंटामाइसिन, वो भी नेफ्रॉन को डिस्ट्रक्ट करती है। सबसे हाईली टॉक्सिक ड्रग नेफ्रॉन के लिए जेंटामाइसिन होती है, ये बात दिमाग में रखें, ठीक है। तो जेंटामाइसिन भी हो गई। सो ये कुछ ड्रग्स हैं जो क्या करती है, इसके ये करती है। अब देखो, जहां पर भी तीन रीजन, डायबिटिक का मतलब होता है डायबेटिक। अब देखो,
डाइ का मतलब दो और बैटिक का मतलब सिम्टम्स होता है। सो डायबिटिक का मतलब वो सिम्टम्स जो दो साथ में हैं, जैसे डायबिटीज मलाइटस, मलाइटस इन द सेंस वहां पर मिठास से होता है। सो उसमें एक चीज एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो चीजें हैं जो दो एक साथ होती है वो कौन सी है? एक तो है पॉलीयूरिया। सबको पता है पॉलीयूरिया का मतलब, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट में यूरिन का पास आउट होना। एक्सेसिव अमाउंट बोल सकते हो या फिर बार बार बोल सकते हो। और एक इसमें पानी जा रहा है तो पानी की प्यास लगेगी, जिसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। सो इस डायबिटिक का मतलब ये दो वर्ड से रिलेटेड है। वहां पर डायबिटिक था, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया तो था ही, साथ में एक और था क्या? पॉलीयूरिया वहां पे भी था, पॉलीडिप्सिया वहां पे भी था, पॉलीफेजिया। तो वहां पर फेजिया का इन द सेंस बार बार भूख लगना, ठीक है, मिठास डाइटिस भूख लगना है ना, तो वहां पर अलग मीनिंग था। इस इंसिपिडस का मतलब इस एडीएच हार्मोन की कमी को दर्शाता है, ठीक है। तो ये दो सिम्टम्स इसके मेन रहेंगे। अभी कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी जस्ट बता रहा हूं कि डायबिटिक का क्या मतलब है, ठीक है। उसके बाद शियार्ट्स सिंड्रोम्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशंस ऑफ एडीएच, दैट इज इनएप्रोप्रिएट का मतलब ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ही होता है, ठीक है। इसमें ज्यादा ही होता है, इसलिए इसको सिंड्रोम्स ऑफ इनएप्रोप्रिएट दिया। अभी सिंड्रोम का कारण क्या है वो अपन इसके बढ़ने के टाइम पे पढ़ेंगे कि इसमें सिंड्रोम क्यों बोला गया। इसको ये भी बोल सकते हैं कि इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशंस ऑफ एडीएच, ये भी बोल सकते थे, लेकिन सिंड्रोम ही क्यों बोला? सिंड्रोम इन सेंस कोई भी एक डिजीज नहीं होना, ग्रुप ऑफ डिजीज सिंड्रोम कहलाता है। तो इसका मतलब शियार्ट्स में कुछ ऐसी लग रहा है कि हो सकता है कम भी हो, साथ में दोनों मिक्स चलती हो, इसलिए इसको सिंड्रोम बोला गया। वो क्या कारण है वो जब विषय पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों डिजीजेज है। तो अब एक एक को पढ़ लें। सबसे पहले डायबिटीज इंसिपिडस को पढ़े, फिर शियार्ट्स को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए समझाया कि आपको समझ में आ जाए कि क्या कारण रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कारण नहीं बताता तो शायद मैं भी पॉसिबल आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। तो ये अपन आगे चले। अब अपन बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की। इसकी बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सो डायबिटीज इंसिपिडस इस वर्ड का मतलब भी समझा दिया और ये इसकी कमी को dर्शाता है। तो क्या होता है कि पहली बात, इट अकर, किसका नाम होता है? इट अकर ड्यू टू डिक्रीज एडीएच। ये डिक्रीज का मतलब समझ जाओगे ना, ये एरो का निशान है नीचे की तरफ, डिक्रीज एडीएच। दैट मींस कि डायबिटीज इंसिपिडस वो बीमारी है जिसमें एडीएच की क्या होती है? डायबिटीज इंसिपिडस वो बीमारी है जिसमें क्या हो? एडीएच की कमी हो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या? दैट इज डायबिटीज का मतलब दोनों समझा चुका हूं, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, ठीक है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। ये तो इसके मेन हो गए। अब देखो कारण क्या है, कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पहला कारण आपको बता दिया, हाइपोफाइसेक्टोमी। दैट मीन्स ये कि ये जो है अगर अपनों ने ये वाली सर्जरी कर दी तो लाइफ टाइम है कि सीधी बात है कि जब अपन जड़ ही निकाल लेंगे तो क्या वहां से पौधे का अंकुरण होगा? नहीं होगा ना। तो सीधी सट बात है ना कि जब अपन ग्लैंड ही निकाल रहे हैं तो सीधी सट बात है कि एडीएच बन ही नहीं पाएगा। तो ये कमी हो गई। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी, नॉन सेक्रेटरी टाइप ऑफ ट्यूमर हो जाए उसमें, उसी ग्लैंड का जो कि आपने देखा था
हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, समझ गए? जैसे अपन ने क्या बोला था, याद कीजिए, फटाफट दिमाग में लाइए, ड्वार्फिज्म। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ड्वार्फिज्म में एक कारण ये भी था कि नॉन सेक्रेटरी टाइप ऑफ ट्यूमर हो। तीसरा कारण मैंने आपको क्या बताया? तीसरा कारण मैंने बताया कि कोई ट्रोमा हो जाए, यानी कि मान लो ब्रेन को कहीं लग जाए जिसकी वजह से इस ग्लैंड को ही दिक्कत आ जाए। चौथा कारण देखिए, कुछ ड्रग्स हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है। कौन कौन से नाम लिए मैंने? लिथियम जो कि टॉक्सिक है, नेफ्रोटॉक्सिक, डेमिक्लोसाइक्लिन, एक और क्या नाम लिया? जेंटामाइसिन। ऐसे बहुत सारे ड्रग हैं, लेकिन एग्जांपल के तौर पे ये याद रखिए। ठीक है, एक कारण और हो सकता है, क्या? रिसेप्टर। मैंने आपको बोला है कि रिसेप्टर मान लो काम करना बंद कर दे। ठीक है, रिसेप्टर जो है वो काम करना बंद कर दे, तो ये कारण इसके हो गए। ये डायबिटीज इंसिपिडस हुआ। इसका क्या मतलब होता है, समझ लिया? क्या होता है? एडीएच डिक्रीज होता है। देखो, अब आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो कहां आपको हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने की जगह देखिए आप कि यहां पर हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब पूरा यहीं पे समझ में आ गया। अब पानी कम तो पानी की प्यास ज्यादा लगेगी, तो एक हाइलाइटर यहां मारिए। ठीक है, उसके बाद वापस एक हाइलाइटर इन तीनों पे मारिए। बाकी कारण तो आपको वैसे समझ में आ जाए, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि एक दो तीन ही चीजें याद रखनी, इतना सारा याद रखने की जरूरत नहीं। डायबिटीज में क्या होता है? कम पड़ता है। क्या सिम्टम्स है? ये है भाई, उसमें कौन सी ड्रग ऐसी है जो ये काम जिसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो जाता है? ये ड्रग। खत्म बात, है ना? सिंपल, जितना आप सिंपल याद रखोगे उतना सिंपल। उसके बाद अपन चलते हैं किस पे? साइन एंड सिम्टम्स। तो जो इसके फंक्शन थे वही बिगड़ जाएंगे। दो तो मैं आपको बता चुका हूं। साइन और सिम्टम्स पर जाने से पहले इसके कुछ क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। क्या है क्लासिफिकेशन? दैट मीन्स ये भी कुछ और टाइप का हो सकता है ना? तो दो चीजें मैं ये बता दूं आपको। पहला चीज तो ये कि ये जहां से बन रहा है वहां दिक्कत आ जाए, पहली चीज। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जहां पर इसको काम करना है वहां पर दिक्कत आ जाए। दोनों कारण हो सकते हैं, है ना? तो पहला जिसको बोलते हैं क्रेनियोजेनिक, क्या बोलते हैं? क्रेनियोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। क्रेनियोजेनिक इन द सेंस, क्रेनियम का मतलब खोपड़ी, और खोपड़ी से आपका दिमाग में आ ही गया होगा कि कहां पर मिस्टेक हो। दैट मीन्स आपकी जो ट्रोमा लगा है, मान लो उस हाइपोफाइसेक्टोमी हुई है, तो ये कारण हो सकते हैं। क्या इसमें एडीएच का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? सिंपल बात है, इसमें घटा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एडीएच बन ही नहीं रहा। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि ये जहां काम करना चाहता है वहां काम नहीं कर पा रहा। कहां पर काम करता है? नेफ्रॉन पे, तो नेफ्रोजेनिक। ठीक है, नेफ्रोजेनिक, नेफ्रॉन पे काम करता है। दैट मींस किडनी, गुर्दे निकालूंगा मैं। ठीक है, कौन बोलता है ऐसा? एक ही आदमी है, हमारे चहेते खान सर। ठीक है, नेफ्रोजेनिक, किडनी। ठीक है, तो यहां पर क्या दिक्कत हो रही है? यहां पर ये दिक्कत हो रही है कि ये काम नहीं कर पा रहा। दैट मींस एडीएच वांट टू डू वर्क बट कांट एबल, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा। दैट इज ये काम नहीं कर रहा। यहां पर एडीएच का लेवल आपको कैसा मिलेगा? ब्लड में नॉर्मल। कैसा मिलेगा? एडीएच ब्लड में नॉर्मल मिलेगा। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने तो बताया कि डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच की कमी होती है। मैंने ये बोला है, लेकिन ये भी तो बोला है कि उसके कारण में एक ऐसा कारण भी है कि रिसेप्टर अगर उसका टूट जाए तो काम नहीं कर पाता। तो यहां से तो बन रहा है ना, अपने क्रेनियम से तो बन रहा है ना। तो अगर क्रेनियम से बन रहा है तो ब्लड में तो नॉर्मल रहेगा ना,
लेकिन ये यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में एडीएच का लेवल क्या देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। आपको ये मैं डायग्नोसिस करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ रहे हैं? ये कोई टाइप नहीं चल रहा है, आप उस हिसाब से नहीं पढ़ेंगे इसको कि एग्जाम में लिखना है कि क्वेश्चन आया कि डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, टाइप, और इसका मैनेजमेंट समझाइए। तो डायबिटीज इंसिपिडस उसमें ये कम बढ़ता है, टाइप इसके 3 होते हैं। ये नहीं सीखना है, ये सीखना है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आ जाए तो उसे डायग्नोज या उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है कि वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का है या क्रेनियोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का है। उसकी लैब रिपोर्टिंग देखोगे तो उसमें एडीएच यहाँ पर दैट इज क्रेनियोजेनिक अगर होगा तो उसमें एडीएच कम मिलेगा, और नेफ्रोजेनिक होगा तो उसमें एडीएच बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ रहे हैं? बढ़ा हुआ इन द सेंस ये नहीं कि वो नेफ्रोजेनिक शियास हो जाएगा, बढ़ा हुआ इन द सेंस कि वो काम ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, 2 तो ये हो गए। एक कारण होता है साइकोजेनिक, पागल लोगों वाला डायबिटीज इंसिपिडस। इस पागल लोगों वाला डायबिटीज इंसिपिडस से मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रेस वाले सिचुएशंस होते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो क्या करता है, एक तरीके से शांत माहौल वाला काम हो जाता है। और जब शांत माहौल वाला काम हो जाए तो उस समय क्या होता है कि वो रिलीज ही नहीं कर पाता है। तो रिलीज नहीं कर पाता जिसकी वजह से क्या होता है, एडीएच की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सिंपल है। ठीक है ये 2 कारण है मेन तो, है ना, मेन तो ये 2 कारण है, सॉरी फॉर दैट वन। और ये तीसरा कारण है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये इसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है ना, मेन तो 2 है। आपको अगर दोनों याद हैं तो ठीक है, और समझ में भी आ जाएंगे। यहां पर कौन सा फीडबैक जाएगा, अगर यहां पर जाएगा पेशेंट के पास में कि इसमें एडीएच बढ़ा हुआ है, तो इस पेशेंट के पास नेगेटिव जाएगा या पॉजिटिव जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। क्या पॉजिटिव जाएगा, और भेजिए, काम नहीं कर पा रहा, क्या बोलेगा यहां पर, क्या बोलेगा, एडीएच और भेजिए, और भेजिए। कितना भेजे भाई, कहां से बोला जाएगा, पिट्यूटरी से। कितना भेजे भाई, ब्लड में बढ़ रहा है, उसका भी ध्यान करो। उसको थोड़ी मतलब, उसको ये मतलब मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा, दैट इज अहंकार। समझ गए, मैं काम नहीं कर पा रहा और भेजिए। समझ गए, और यहां पर एडीएच कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है, बंदा बना ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ तो गड़बड़ी होगी, यहाँ पॉलीडिप्सिया तो होगा लेकिन डिप्सोजेनिक होगा। उसको क्या कि वो मतलब उसको ऐसा लगेगा कि मुझे यार ये क्या क्या ही मेरे साथ हो गया, इसमें दिक्कत हो गई है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाएगा इसके कारणों को। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी की वजह से वो पानी ज्यादा पिएगा। ठीक है, ज्यादा यूरिन आएगा उसको। ठीक है ना, ये तो ये बातें समझनी है। और ये ज्यादातर किसी में होता है, आपको पता होगा, एक थोड़ी सी अच्छी बात बताता हूं, आपको पता होगा साइकोलॉजिकल जितनी भी बीमारियां होती है वो अधिकतर फीमेल्स में होती है। अधिकतर किस में होती है, फीमेल्स में। दैट मीन्स ये किस में होगी, समझ गए, समझदार को इशारा था फिर। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए, समझ रहे हो। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया और बोलता है कि सर मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है, डॉक्टर ने ये बताया है, अब आपके पास दिक्कत हो गई कि भैया यार ये तो बता तो दिया है, लेकिन सर ने बोला था कि 3 टाइप का होता है। महिला आई है तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है ये तो आप ही जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रेनियोजेनिक है या नेफ्रोजेनिक है। अगर कोई मेल आया है तो दोनों में से क्या कारण हो सकता है, यार हो सकता है कि मेल है तो उसमें अधिकतर चांसेस क्रेनियोजेनिक के बनते हैं, और अगर फीमेल है तो सीधी बात है पगलाई हुई रहेगी, और जब पगलाई हुई रहेगी तो गोलियां भी ज्यादा खाएगी, और जब गोलियां ज्यादा खाएगी तो नेफ्रोजेनिक होने के भी चांसेस है। तो फीमेल में ये दोनों ज्यादा हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। एक फैक्ट बता रहा हूं थोड़ा सा समझने के लिए, है ना, ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है कि महिलाएं भी समझदार होती है। ठीक है, सो ये 2 चीजें हो गई। अब आप आगे चलें इसके
सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। तो सिम्टम्स की तरफ आप देखेंगे, सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। सिम्टम्स अब देखिए, सिम्टम्स में कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि सरल है। क्या है? सरल। जैसे आप देख लीजिए, दो तो मैं आपको बता चुका हूं जो इसके क्लासिकल है, पोली यूरिया और पॉलीडिप्सिया। ये तो दो तो इसके क्लासिकल हो गए। अब बताओ, यूरिन ज्यादा पास आउट हो रहा है, यूरिन का दोस्त कौन? सोडियम भी इसके साथ जाएगा। भैया तू चल रहा तो नहीं करो, मेरा क्या काम, साथ में वो भी निकल लेगा। पेशेंट क्या हो जाएगा पेशेंट्स में? हाइपोनेट्रीमिया होगा कि नहीं होगा, पहले बताइए। ठीक है, पानी चलाएगा शरीर से, बीपी कम बढ़ेगी कि बढ़ेगी, समझते रहिए। हाइपोटेंशन, दिमाग लगाते रहिए। हाँ, ऐसे ही चलना चाहिए। पेशेंट के शरीर से पानी गायब हो गया, बच्चे के शरीर से पानी गायब होता है तो डिहाइड्रेशन होता है। क्या बड़ों में नहीं होता? बिल्कुल बड़ों में भी होता है। तो पानी चला गया, डिहाइड्रेशन। ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी कि घटेगी? ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी। ठीक, ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी, तभी तो दिमाग के पास संदेश जाएगा कि भाई क्या कर रहा है, कम बढ़ गया, बढ़ाओ। उसके बाद पेशेंट यहां से शॉक में जा सकता है, हाइपोटेंशन वाला शॉक हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन डायबिटीज हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ये सिम्टम्स है। कैसे निकाले, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, समझ गए? एडीएच नहीं रहा पानी को रोकने वाला, पानी नहीं रुकेगा तो यूरिन थला, ठीक है, अपनी भाषा में बोले तो थला। और जब ये नहीं देगा तो आदमी को पानी बार बार पीना पड़ेगा। पानी बार बार पिया, उस नहीं कर पाएगा पूर्ति, तो सोडियम वही बोलेगा भैया तू जा रहा था, मैं क्या करूं, मैं भी निकलूं, ये भी चला जाएगा। टेंशन, जब पानी नहीं रहा शरीर में तो टेंशन किस बात की? तो हाइपोटेंशन। और डिहाइड्रेशन आप समझ गए होंगे, पानी चला गया तो डिहाइड्रेशन। ब्लड की ऑस्मोलरिटी मैंने आपको बता दिया कि कब एडीएच सिक्रेशन बढ़ता है, जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ती है। इसका मतलब यहां से आप दिमाग के पास क्या जाएगा, संदेश जाएगा कि ऑस्मोलरिटी बढ़ गई, एडीएच को बढ़ाओ। अगर ये एडीएच जो है अगर नेफ्रोजेनिक हुआ तो फिर भी बोल देगा कि चलो ठीक है बढ़ा देते हैं, लेकिन अगर ये क्रेनियोजेनिक होता पॉसिबल नहीं। लेकिन फिर भी क्रेनियोजेनिक होने के बाद भी संदेश तो जाएंगे ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये इसका ये संदेश हो गया। अब ये संदेश अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, सिंपल भी है, मेरे हिसाब से समझ में आना नहीं चाहिए। देखो कहीं कहीं ऐसा है कि आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन डोंट वरी, मजा भी आएगा। जब आप इसका रिवीजन करोगे तो कुछ चीजें ऐसी आएगी जो मेरी बातें आपको याद आ जाएगी कि सर ने ऐसा भी बताया था कि क्या कारण है क्या नहीं है। आप लोग इसको समझिए, बस इसको समझिए कि क्या कारण, और मेरी बात का हर बात का ध्यान रखिए। ठीक है, सो बाकी तो और क्या हो सकता है आप लोग बताएं, मेरे हिसाब से तो यही है। उसके बाद एक रिश्ता और बता दें क्या रहने दें, मेरे हिसाब से एक रिश्ता और बता दें ताकि ठीक रहेगा, क्योंकि रिश्तों की आजकल वैसे ही कमी चलती है लोगों के लिए। बता देते हैं, अच्छा रहेगा। देखो अब मैंने आपको बोला ना, ये वाला शुरुआती समय में तो क्या रहेगा, ये रहेगा, लेकिन जब कंडीशन ज्यादा हो जाएगी, पानी ज्यादा रहेगा तो फिर सोडियम बढ़ेगा। यार ये तो बकवास हो गया आदमी, पानी बकवास हो गया।
फिर सोडियम बोलेगा यार मैं नहीं आ रहा तेरे साथ में। तो जब पानी बाहर ज्यादा जाएगा और सोडियम कम जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें मात्रा देखने को मिलेगी और उसको बोलते हैं अपन हाइपरनेट्रीमिया। क्या बोलते हैं? हाइपरनेट्रीमिया। लेकिन ये कौन सा होगा? डाइल्यूशनल। कौन सा होगा? डाइल्यूशनल। जब अपन इसको वापस से एडीएच दे देंगे पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया एडीएच की कमी में देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मैंने आपको बोला दोनों चीजें बताइए, तो ये तो है शुरुआती समय और ये बाद में एक सेटल्ड कंडीशन। जब लंबे समय से रहेगा तब ये सेटल्ड कंडीशन। ठीक है, कि अब कुछ नहीं होना है, जिंदगी भर यही चल रहा है, तो फिर सोडियम भी सोच लेगा बस तेरा मेरा साथ खत्म। ठीक है, वो वाली बात यहाँ पर आ जाएगी। हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन और ब्लड ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। अब यहीं पर ये खत्म हो जाता है आपका डायबिटिक इंसिपिडस का साइन एंड सिम्टम्स वाला लफड़ा। अब बारी आती है इसके मैनेजमेंट की। तो आप क्या करेंगे मैनेजमेंट में? मैनेजमेंट में या तो आप गोली दे दो, क्या कर दो, या तो गोली दे दो, बाकी और क्या कर सकते हैं? गोली 3 तरह की हो सकती है, 2 तरह की नहीं, तीनों तरह की। क्रेनियोजेनिक है तो आप क्या करेंगे? सिंथेटिक फॉर्म में देंगे। नेफ्रोजेनिक है तो रिसेप्टर को बढ़ाने वाले दे देंगे। साइकोजेनिक है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं, महिलाओं का कोई इलाज नहीं है, बस सीधी बात है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में पहला मैनेजमेंट मेडिकल होता है, सर्जिकल होता है। सर्जिकल में तो आप एक ही बात कर सकते हैं, नॉन सेक्रेटरी ट्यूमर जो है उसको निकाल लीजिए, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म सर्जरी का। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन। अब मेडिकल मैनेजमेंट में तीनों टाइप है, तीनों के अलग अलग। ठीक है, पहला टाइप, थोड़ी सी खांसी हो रही है। पहला टाइप क्रेनियोजेनिक। क्या एडीएच अवेलेबल है? नहीं, एडीएच नहीं अवेलेबल है। इसका मतलब सिंथेटिक फॉर्म में एडीएच को दें, एडीएच सो एडीएच देनी है अपने को, तो एडीएच दे सिंथेटिक फॉर्म वाला। कौन सा सिंथेटिक? दैट इज वेसोप्रेसिन या डेस्मोप्रेसिन। आपने नाम सुने होंगे, डेस्मोप्रेसिन और वेसोप्रेसिन के नाम सुने ही होंगे। ये दोनों दे दें। ठीक है, उसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। साइड इफेक्ट्स हाइपरटेंशन होता है, ठीक है, ब्लडिंग ऑफ विजन होता है, आईसीपी बढ़ सकता है। ध्यान रखना है इन चीजों का, ध्यान रखना, समझ जाना आप क्या बोलना चाहता हूं। पानी बढ़ेगा तो पानी बढ़ने के जितने भी सिम्टम्स है वो यहां आने लगते हैं, लेकिन आपको कोरिलेट करना आना चाहिए। कभी कभी देखो, मैं एक बात बताता हूं, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग लगाने पर भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, लेकिन जहां पर फैक्चुअल चीज होती है वहां पर मिस्टेक होगी। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट आर द symptoms of diabetic insipidus एक्सेप्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हमारा आपसे। पहला मैंने लिख लिया ओलियूरिया, ओलिडिप्सिया। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ लिया हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोटेंशन। व्हाट विल बी योर आंसर? आपके पास ए, बी, सी और डी और ई ऑप्शन है। क्या आंसर आपका रहना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं आज का, इसलिए कि क्या आंसर रहना चाहिए आपका। ठीक है, पहला पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोटेंशन। So what will be your answer? Please comment. ठीक है, जो भी देखता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उससे पता भी पड़ जाएगा पूरा वीडियो कौन देखता है और कौन नहीं। उससे अच्छा है क्लासेस रेगुलर हो लेंगे, फिर नहीं बोले कि प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाने में।
ठीक है। सेकंड साइकोजेनिक हुआ तो उसको कुछ ड्रग्स आती हैं साइकेट्रिक वाली को दे दो, जैसे नींद वाली गोली क्लोरोप्रोमेजिन, ठीक है। और किसी को अगर एपिलेप्सी वगैरह की वजह से हुआ है तो एंटी एपिलेप्टिक दे सकते हो आप, ठीक है। जिसे कार्बामाज़ेपाइन, वो थोड़ा ब्रेन की क्या करती है कि ब्रेन को शांति देती है। दैट इज एक तो है क्लोरोप्रोमेजिन और एक है दैट इज कार्बामेज़ापाइन। ये दोनों ऐसी ड्रग के जो ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है उसको क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसलिए पगलों में डिक्रीज कर दी तो उसका ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल गड़बड़ हो गई थी वो क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। एक से थोड़ी ज्यादा आएगी और एक से उसके ब्रेन की थोड़ी काम एंड कूल रखिएगा उसे। और जब काम एंड कूल रखिएगा तो पानी आराम से पिएगा, कोई दिक्कत नहीं, यूरिन पास आउट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल उसका शेड्यूलिंग हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, साइकोजेनिक में हो गए, ठीक है। साइड इफेक्ट्स अपन फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे हर ड्रग, लेकिन यहां पर नहीं। जैसे एंटीडायबिटिक हार्मोन है तो इसके साइड इफेक्ट आपको इनके नाम ही की थी, तो इसके साइड इफेक्ट्स में क्या हो आप अंदाजा लगा लो। डाइल्यूशनल हाइपोनाइट्रेमिया देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ब्लरिंग ऑफ विजन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, आईसीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, पेशेंट में ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसी चीजें दिमाग लगा लो कैसे हुआ है ना, क्योंकि मैं साइन एंड सिम्टम्स के साथ साथ मैं आपको फंक्शन भी पढ़ा रहा हूं। तो जब एडीएच बढ़ेगा तो क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ लास्ट वाला ट्रीटमेंट एक और बचा है जो कि नेफ्रोजेनिक आता है। अब देखो नेफ्रोजेनिक, अब नेफ्रोजेनिक का आप लोगों को तीसरा टाइप जो है नेफ्रोजेनिक में आपको क्या करना पड़ेगा जो नेफ्रोजेनिक के लिए वही ड्रग्स जो क्या करती है साइकोलॉजिकल में दी जाती है। साइकोलॉजिकल में वो ड्रग्स के अलावा एक थेरेपी देते हैं जिसे बोलते हैं बिहेवियर थेरेपी, और यहां पर उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जो रिसेप्टर काम नहीं कर रहा है उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, एक दिया जाता है क्लोरप्रोमेजिन और एक दिया जाता है कार्बामेज़ापाइन। क्या दिया जाता है, कार्बामेज़ापाइन। दोनों याद रह जाएगा, दोनों में सेम है। अगर इन्हें आप है ना आपकी जो कंडीशन कौन से साइकोलॉजिकल है उसको नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन आप दे तो अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेफ्रोजेनिक में तो आपको देना ही है, नेफ्रोजेनिक में तो इसको देना ही है, क्योंकि ये क्या करेगी उस रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ाएगी, और जब रिसेप्टर एक्टिव होंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसको ज्यादा लेंगे एडीएच को, जब एडीएच को ज्यादा लेंगे तो क्या करेंगे वो ऑटोमेटिक अपना काम करने लग जाएंगे, ठीक है। ये इसका सिम्टम्स मैनेजमेंट सब कुछ हो चुका है। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, कि फ्लूइड ऑफ चॉइस, क्या फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस, फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी बहुत अच्छा है। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ इमरजेंसी में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होगा। अब देखो क्या कारण है, आपको पता है डायबिटीज इसमें डायबिटिक इंसिपिडस। अब डायबिटिक इंसिपिडस आपके दिमाग में आ जाएगा एडीएच की कमी हुई है, ठीक है। तो आपको फ्लूइड कौन सा देना है, क्या दोगे फ्लूइड में, ब्लड की ऑस्मोलिटी दिमाग में ले आना कि ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ी है, तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो ब्लड की ऑस्मोलिटी को कम करेगा। ज्यादा ऑस्मोलिटी वाला फ्लूइड नहीं चढ़ाना है, कम ऑस्मोलिटी वाला फ्लूइड चढ़ाना है, ठीक है। नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड कितनी होती है, हर फ्लूइड की अपनी अपनी स्पेसिफिक होती है। इसका मतलब जितना हो सके उतना तो पानी चढ़ाना है, कहने का तो यही मतलब निकल रहा है यहां से, ठीक है। क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलिटी बढ़ी हुई है तो आपको कम करनी है कि नहीं करनी है, करनी है।
क्या दोगे, क्या दोगे, ज्यादा ऑस्मोलिटी वाला या कम ऑस्मोलिटी वाला? कम ऑस्मोलिटी वाला। और कम ऑस्मोलिटी वाले में कौन सा, आरएल या जो नॉर्मल सलाइन आता है, क्या दोगे? आरएल दोगे तो उसमें तो ज्यादा कंटेंट होते हैं, नॉर्मल सलाइन में क्या सोडियम पानी होता है, क्या दोगे? आप ही बताओ। नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन की नॉर्मल सांद्रता 0.9% पे वो 273 से अबव उसकी ऑस्मोलिटी होती है, क्या वो दोगे? क्योंकि ब्लड की ऑस्मोलिटी बड़ी है, हुई है, और आपने अगर इतना गाढ़ा फ्लूइड दे दिया 273 तक का, एक एवरेज बता रहा हूं, 273 तक का अगर आपने दे दिया फ्लूइड किसी को, तो उसकी ऑस्मोलिटी और बढ़ेगी कि घटेगी? पानी तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में ऑस्मोलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या वो देना चाहिए? नहीं, आप उससे और कम कीजिए, इसका आधा दे दो सर, समझ गए? क्या देंगे फिर? उसका आधा देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0.45% ऑफ NaCl, दैट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, NS नॉर्मल सलाइन जिसे बोलते हैं, ये नॉर्मल सलाइन लिख लो इसको, नॉर्मल सलाइन। ठीक है, NS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नहीं, जबकि नॉर्मल सलाइन 1,26,000, इस नाम को सुनते हुए सैलरी आ जाती है 1,26,000। ठीक है, ये बहुत सिंपल तरीके से आज का आपका एडीएच कंप्लीट हुआ है। एडीएच का एक पोर्शन और बाकी है, वो अपन कल समझेंगे। आज के लिए ऑल बेस्ट, थैंक यू। ठीक है।